नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश करता हूं आज की कुछ खास खबरें। आज मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर जश्न ईद मिलाद उल निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें आपसी सौहार्द और भाईचारे की तस्वीर भी दिखाई दी। इसमें मुस्लिमों के हाथ में तिरंगा था तो फिज़ा में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। जुलूस में शामिल मुस्लिम भाइयों का हिंदू समाज के लोगों ने स्वागत किया, पानी पिलाया, फल बांटे। इसमें परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष वीके अग्रवाल, व्यापार मंडल के चेयरमैन प्रदीप गर्ग और नितिन त्यागी आदि का सहयोग रहा। वेब सिटी थाना क्षेत्र में दूधिया पीपल डासना निवासी जुनैद ने 24,000 रुपये लूटे जाने की सूचना पुलिस को दी। उसने पुलिस को बताया कि ये पैसे वो अपने भाई से लेकर आया था, लेकिन जब पुलिस ने उसके भाई से जानकारी लेनी चाहिए तो उसके भाई ने किसी भी तरह के पैसे देने से इनकार कर दिया। पुलिस इस घटना को फर्जी मानकर जांच कर रही है। थाना वेब सिटी अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि जुनैद सन ऑफ सईद अहमद जो कि दूधिया पीपल डासना के रहने वाले हैं और ये कल रात जा रहे थे और इनके 3 अज्ञात लोगों के द्वारा जो कि पैदल आ रहे थे 24,000 रुपये छीन लिए गए हैं। इस सूचना का तत्काल पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया गया। जब इनसे बात हुई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये पैसे अपने भाई मुजासिर मलिक सन ऑफ सईद अहमद से ये लेकर आ रहे थे और जब इनके भाई से बात हुई तो भाई के द्वारा मना किया गया कि मैंने इनको कोई भी पैसा नहीं दिया गया है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी देखे जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया सूचना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। अभी तक थाने पर कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। डासना देवी मंदिर पर आज पुलिस और मंदिर प्रशासन के बीच टकराव की नौबत आ गई। मंदिर के लोग महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का पत्र लेकर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। आरोप है कि पुलिस ने उनको जेल में डालने की धमकी भी दी। यति नरसिंहानंद सरस्वती का ये भी कहना है कि उन्हें राम रहीम जैसी गति करने की धमकी दी गई है। यति ने कहा है सीएम को चेतावनी देते हुए कि उन्हें मारा जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। रावण से बड़ा योगी। सत्ताएं किसी की, मैं तो आज मर जाऊंगा कल मर जाऊंगा। सत्ता किसी की हमेशा नहीं रहने वाली। आप बताइए ना, आप बताइए ना, क्या क्या निकलेगा? क्या डीसीपी साहब आ रहे हैं, कमिश्नर साहब आ रहे हैं? रामचबेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कॉलेज में 29वां वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीएसयू की पूर्व उप कुलपति डॉक्टर वाई विमला, कॉलेज समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक कृष्ण सिंह सिरोही, सचिव गीता मल्होत्रा ने किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नीतू चावला ने कॉलेज की प्रगति पर रिपोर्ट पेश की। छात्राओं ने नट शिवा नृत्य, कालीलिया, गरबा, राधा कृष्ण नृत्य, राम का घर आगमन, सामूहिक गान, पंजाबी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। सूफी संगीत ने भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। अलग अलग विभागों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली छात्राओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार बीए की विप्रा देवगन, एमएससी मैथ की विदुषी वशिष्ठ को दिया गया। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बीएससी मैथ की जानवी रत्नम को गोल्ड मेडल, शील्ड और सर्टिफिकेट दिया गया। ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरों का पोस्टमार्टम। भारतीय इतिहास, भारत की राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से देखें तो आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1907 में पाकिस्तान, अब के पाकिस्तान के फैसलाबाद में लैलपुर गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। जी हाँ, भगत सिंह, जिन्हें हम शहीद आज़म के नाम से जानते हैं। इस महान क्रांतिकारी ने देश में आज़ादी की जो अलग जगाई थी, वो आज़ादी मिलने के बाद ही समाप्त हुई। भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के माध्यम से जुड़े थे। वर्ष 1917 में जलियांवाला हत्याकांड की छाप उनके मन पर बहुत व्यापक स्तर पर पड़ी थी। इस घटना से पहले तक भगत सिंह महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे, उनके समर्थक थे।
लेकिन इस नरसंहार में जब महात्मा गांधी की ओर से उचित प्रतिक्रिया नहीं आई तो भगत सिंह को दुख हुआ और इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता अख्तियार कर लिया। इस रास्ते पर चलकर ही आज़ादी पाई जा सकती थी, ये भगत सिंह का सीधा सीधा मानना था। भगत सिंह कॉलेज के समय से ही चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा जैसे लोगों से मिल गए थे। ये टोली अंग्रेज़ों की गुलामी और उनको देश से पीछा छुड़ाने की जिद पर काम करती थी। यही कारण था कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले दूसरे विद्यार्थियों को भी आज़ादी का पाठ पढ़ाया जाता था। भगत सिंह जिस कॉलेज में पढ़े थे वो लाहौर में था और उसका नाम नेशनल कॉलेज था। भगत सिंह लाला लाजपत राय के विचारों से भी बहुत प्रभावित रहते थे। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों की लाठीचार्ज में लाजपत राय घायल हो गए, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लेने की ठान ली। उन्होंने लाजपत राय के हत्यारे सैंडर्स की हत्या की साजिश रची। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उसके साथियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में भूचाल मच गया। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात हो गई, भगत सिंह की खोज होने लगी। लेकिन इस बीच उनके दोस्त और क्रांतिकारी साथी भगवती सिंह वोहरा की पत्नी दुर्गा वोहरा, जिन्हें हम दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं, उन्होंने भगत सिंह की मदद की। भगत सिंह को उनके साथियों के साथ सही सलामत पंजाब से बाहर निकाला। तभी इसी घटना में भगत सिंह ने पहचान छुपाने के लिए अपने बाल दाढ़ी कटवा लिए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में असेंबली में पहुंचकर बम धमाके किए, पर्चे उछाले, कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इसी घटना में इन दोनों ने गिरफ्तारी भी दे दी। इस मामले में भगत सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह ने वो पिस्तौल भी सरेंडर कर दी थी जिससे सैंडर्स की हत्या हुई थी। जेल में भगत सिंह की टोली ने भूख हड़ताल करके अपनी मांगें मनवाई। 10 जुलाई 1929 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह उस वक्त महज 23 साल के थे जब उन्होंने देश में अपने साहस का डंका बजवा दिया था। भगत सिंह को जब फांसी की बात, सज़ा सुनाने की बात सामने आई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया, पूरे देश में आग लग गई, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसकी खबर यूपी के कानपुर से निकलने वाले अखबार प्रताप और प्रयागराज से छपने वाले भविष्य ने उन्हें शहीद आज़म की उपाधि देकर फांसी की सज़ा की खबर प्रकाशित की थी। भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन तारीख जो थी वो भी दूर थी। ऐसे समय में भगत सिंह के साथ जेल में बंद उनके साथियों ने उनसे कहा कि वो कुछ धार्मिक किताबों का अध्ययन कर लें, धार्मिक किताबें पढ़ लें, लेकिन भगत सिंह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। भगत सिंह की किताब है मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें भगत सिंह ने लिखा है कि मैंने उस ईश्वर पर कभी विश्वास ही नहीं किया जिसने समाज में फैली असमानता, गरीबी, अत्याचार और नृशंसता के लिए कुछ नहीं किया। मैं अपने अंतिम पलों में अपने विचारों पर अडिग रहूँगा, वरना लोग मुझे डरपोक कहेंगे कि मौत का समय नज़दीक देखकर भगत सिंह भगवान की शरण में चला गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च को वर्ष 1931 फांसी दे दी गई थी, जबकि कोर्ट ने फांसी का दिन 24 मार्च तय किया था। अंग्रेज सरकार भारतीय विरोध उपद्रव की आशंका से डर गई थी। उनको तय पता था कि अगर 24 तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई तो सारा देश इकट्ठा हो जाएगा और पूरे देश में आग लग जाएगी, पूरा देश सड़कों पर होगा। इसी डर की वजह से एक दिन पहले फांसी दी गई थी। उनका अंतिम संस्कार भी सतलुज नदी के किनारे अंग्रेज सरकार ने करने का प्रयास किया था, लेकिन सूचना मिलने पर लोग वहाँ पहुँच गए। अंग्रेज़ों को वहाँ से भाग जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। राजनीति में एकाएक सुर बदलने लगे। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक रहे नीतीश कुमार के फिर से भाजपा के पास जाने की खबरें सुनने में आने लगी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देने नीतीश पहुंचे तो इस खबर को और भी ताकत मिली कि वो भाजपा के नज़दीक जाने लगे हैं। लेकिन नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव कुमार लल्लन इन सभी बातों से इनकार करते हैं। लल्लन सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए और भाजपा में शामिल होना
तो दूर उनके नज़दीक भी नहीं जाएंगे। लल्लन से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगले 7 जन्म तक नीतीश कुमार भाजपा की ओर देखेंगे भी नहीं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिस पर हम थूकेंगे भी नहीं। लल्लन सिंह से यह भी पूछा गया कि क्या भाजपा अपने वादे पूरा करती है, तो उन्होंने कहा वो केवल कानाफूसी करते हैं, दिखावा करते हैं, कोई काम नहीं करते। लल्लन सिंह से मनोज झा की संसद में ठाकुरों वाली कविता पर भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि मनोज झा के बयान को गलत तरीके से परोसा गया है। सब जानते हैं कि मनोज झा की नहीं वो बल्कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है। उनका मकसद किसी समाज, जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं था। दरअसल महिला विधेयक पर बहस के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का सुनाई थी, और इस पर अब विवाद मचा हुआ है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। स्वामीनाथन को भारत में एक लोकप्रिय वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है। उनको भारत में हरित क्रांति का अगवा कहा जाता है। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना और स्वीकार किया। इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैग्सेसे पुरस्कार और विश्व खाद्य पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने किसानों की हालत सुधारने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक सिफारिशें सरकार से की थी, लेकिन अब तक उनकी सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। सरकारों का कहना है कि उन्होंने आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है, लेकिन धरातल पर वो अभी तक उतरी नहीं है। स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को गया था। इसका असली नाम राष्ट्रीय किसान आयोग है, लेकिन क्योंकि इसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे तो इसीलिए इस आयोग को इनके नाम से जाना जाता है। स्वामीनाथन की मौत पर, उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मनोज झा ने जब संसद में ठाकुर वाली कविता पढ़ी तो उसमें बवाल मच गया। अब बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण एक बड़ा विवाद हो गया है। राज्यसभा से आरजेडी नेता मनोज झा का ठाकुर को कविता पढ़ने के बाद उनकी पार्टी के नेता नाराज हैं और चुनौती दे रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन, उनके बेटे विधायक चेतनानंद और बेटी सुरभि ने मनोज झा पर भड़ास निकाली है। हालांकि पार्टी मनोज झा के समर्थन में है और कविता को जाति से ना जोड़ने की नसीहत दी जा रही है, ये बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, इस कविता का विरोध करने वाले आनंद मोहन फैमिली को भी सीधे तौर पर एहसान गिना दिए गए हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में आनंद मोहन और उनका परिवार फिर से चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने का जिम्मा स्विस की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल के पास है। कंपनी का कहना है कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर अब तक 14 मिलियन घंटे काम हो चुका है। 7,000 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। 450 से ज़्यादा हल्की और भारी मशीनें लगी हुई हैं। 50,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल इस साइट पर हो चुका है। इतना ही नहीं, 25,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल भी यहाँ कर चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि जिस स्पीड से काम चल रहा है, दिसंबर 2024 तक एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा और यहाँ से पहली उड़ान 2024 में ही उड़ पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके बताइएगा भी। नमस्कार।